आइए यहाँ पर अब हम लोग इन सभी विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन विभाजित किए हैं इन्हें बारी बारी से विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला है संभाव्य संसाधन। वैसे संसाधन जिनकी किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थिति के बारे में जानकारी होती है, लेकिन उन संसाधनों का उपयोग सस्ती एवं सुगम प्रौद्योगिकी के कारण अभी तक नहीं हो पाया है या कम हुआ है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, वैसा संसाधन, जो भी संसाधन हम लोगों को पता है कि यह संसाधन है, लेकिन बेहतर तकनीक और सस्ती तकनीक, बेहतर प्रौद्योगिकी के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसे हम लोग संभाव्य संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि सौर ऊर्जा का जो है हम लोग सूरज से जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं और उसके उत्पादन में बड़ी बड़ी सोलर प्लेट हम लोग लगाते हैं। मान लो कि 1 किलोवाट सौर ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए बड़े क्षेत्र में हमें सोलर प्लेट बिछाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसी तरह पवन ऊर्जा की संभावना जो है बहुत है, लेकिन इस पवन ऊर्जा से बिजली प्राप्त करने में हमें बड़े बड़े पंखे जैसे ऐसा टरबाइन का उपयोग करना पड़ता है और तब जाके बिजली हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा तो प्राप्त किया जा सकता है और कर भी रहे हैं हम लोग जान रहे हैं कि भारत में खासकर राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा का बहुत ज्यादा विकास हो सकता है, बहुत ज्यादा उत्पादन हो सकता है। उसी तरह पवन ऊर्जा का भी भारत के पश्चिमी तटों में बहुत ज्यादा इसका उत्पादन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के पास सस्ती और सुगम प्रौद्योगिकी नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं भारत के पास बेहतर से ये टेक्निक नहीं है, जिसके कारण इन ऊर्जाओं को आसानी से और बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल में, उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ था तो हम लोग किताबों में पढ़े हैं कि कंप्यूटर जो था उस जमाने में जब निर्माण हुआ था तो बड़ा बड़ा हुआ करता था, मैंने एक कमरे जितना बड़ा वो कंप्यूटर हुआ करता था। और आज का कंप्यूटर जो है छोटा सा लैपटॉप हो सकता है या हमारा छोटा सा मोबाइल, जिसमें हम लोग कंप्यूटर का बहुत सारा फंक्शन यूज करते हैं। तो सोचो, उतना बड़ा पुराने जमाने का बहुत बड़ा एक कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर, जिसमें जो है बहुत सारा सिस्टम नहीं था जो कि आज के वर्तमान छोटे से मोबाइल वाले कंप्यूटर में है। तो कहीं ना कहीं ये विकास हुआ टेक्नोलॉजी का, तकनीक का। ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बेहतर विकास हुआ, तो उसी तरह का विकास इन दोनों के क्षेत्रों में अगर जो हो जाता है तो मानव के जीवन में एक बहुत बड़ा जो है बदलाव आ सकता है, आ जाएगा। जो ऊर्जा का समस्या है बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब, मान लो कि अगर जो अभी जैसे सोलर प्लेट लगा हुआ है इतने बड़े क्षेत्रों में और 1 किलोवाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, किसी को देखोगे छत पर अपना सोलर प्लेट पूरा लगाए हुए है और 1 किलोवाट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन वही अगर जो मोबाइल जितना या एक छोटा सा डब्बा छत पर रख दिया जाए, जैसे कि अभी हम लोग डिश टीवी का छतरी एक रख देते हैं, उस तरह का एक छतरी लगा दें और उससे जो है सोलर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होने लगे 2 किलोवाट 4 किलोवाट, तो जो है वो एक बेहतर और सस्ता तकनीक हो जाएगा। उसी तरह एक छोटा सा पंखा लगा दें, इतना बड़ा जो टरबाइन चला रहे हैं उसके जगह एक छोटा सा पंखा लगाकर, जैसे घर में हमारा टेबल फैन होता है उस तरह का टेबल फैन लगाकर और 1 किलोवाट 2 किलोवाट बिजली का उत्पादन कर लें, तो वो सस्ता और बेहतर तकनीक हो जाएगा। उसे कहीं भी लगाया जा सकता है, आसानी से लगाया जा सकता है ना। तो ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब, जो संभाव्य संसाधन है हम मानव जान रहे कि है, इससे यहाँ संभावना है और उसका उपयोग भी कर रहे हैं ना। सोलर प्लेट लगा के बिजली का उत्पादन, या टरबाइन, बड़ा बड़ा पंखा लगा के टरबाइन लगा के बिजली का उत्पादन पवन ऊर्जा से कर तो रहे हैं, लेकिन सस्ता तकनीक नहीं है, इसलिए वो संभाव्य संसाधन है। भविष्य में और बेहतर तकनीक का विकास होगा और हम मानते हैं कि होगा तो बहुत ही बेहतर हमारा भविष्य भी होगा। अगला जो है
विकसित संसाधन, डेवलप्ड संसाधन, ये क्या है इसके विषय में जानते हैं। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणों उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है तथा उपलब्ध तकनीक और पूंजी की सहायता से जिनका उपयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। इन्हें वास्तविक संसाधन या एक्चुअल संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, जो अभी संसाधन वर्तमान में हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो एक विकसित संसाधन के श्रेणी में आता है। ठीक है, ये किसी देश के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के मुख्य आधार होते हैं और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या निभा रहे हैं। ठीक है, जिन संसाधनों का अभी वर्तमान में हम लोग उपयोग कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो वो संसाधन वो हमारा विकसित संसाधन है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग कंप्यूटर का उपयोग बताएं, कंप्यूटर का उपयोग हम लोग अभी बेहतर, बहुत ज्यादा विकसित कर चुके हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो विकसित। अब देखो यहां पर एक सोपान हम बनाए हैं 5 स्टेज का। 5 स्टेज में जो है किसी भी संसाधन को हम लोग प्राप्त करते हैं, विकसित संसाधन को प्राप्त करके उसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, पता चल गया कि किसी क्षेत्र में संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है, तो वहां पर हम लोग सर्वेक्षण करवाएंगे, अन्वेषण करेंगे कि जो संसाधन हो वो सही में विकसित है, बेहतर है हमारे उपयोग के लिए कि नहीं, अगर है तो उसकी मात्रा कितनी है। उदाहरण में पता चला कि बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में कोयला का भंडार है, कोयला का भंडार है, तो वहां पर हम लोग सर्वेक्षण करवाएंगे कि कोयला सही में बेहतर है कि नहीं है, उसकी मात्रा कितनी है। सर्वेक्षण करवाएं कि वो कोयला है वहां की, ऐसी कुछ काला पत्थर है, मात्रा कितनी है, उसके बाद देखेंगे मात्रा ठीक है, और मात्रा उसमें तो उस किस क्वालिटी का कोयला है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो बेहतर क्वालिटी का एंथ्रासाइट है या बिटुमिनस है। ठीक है, तो वो कोयले की गुणवत्ता देखेंगे, अगर जो एंथ्रासाइट है तो उसको हम लोग प्रयास करेंगे बेहतर तरीके से निकालेंगे, और उसको निकालने के लिए तकनीक हमारे पास है कि नहीं। जब है तो उसका उपयोग हम लोग तकनीक से निकालेंगे, और निकालेंगे क्या, निकाल लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक विकसित संसाधन है, उसको निकालेंगे और उसका हम लोग उपयोग करेंगे घर में व्यावसायिक उपयोग के लिए। ठीक है, तो ये विकसित संसाधन कहलाते हैं। विकसित संसाधन का उदाहरण हम लोग देखेंगे तो झारखंड का कोयला भंडार, झारखंड का जो कोयला भंडार है ये विकसित है। यहाँ अब हम लोग बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से संसाधन को, कोयला को बाहर निकाल रहे हैं और इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दूसरा है मुंबई हाई का पेट्रोलियम क्षेत्र। मुंबई हाई से जो पेट्रोल उत्पादन किया जा रहा है समुद्र के बीच में, वो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से निकाल रहे हैं, उसका भरपूर दोहन कर रहे हैं। तीसरा है भाखड़ा नांगल परियोजना में उत्पादित जल विद्युत, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वहां से जल विद्युत का उत्पादन भी बेहतर और बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है। ठीक है, जैसे भाखड़ा नांगल बांध बनाकर हम लोग पानी से जो है बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। लोहा है, इसके खदानों से कोयला, लोहा निकाल रहे हैं आसानी से और बेहतर निकाल रहे हैं, ज्यादा निकाल रहे हैं। कृषि योग्य भूमि जहां नियमित रूप से खेती की जाती है, ठीक है, वो एक विकसित संसाधन है। तो कृषि योग्य भूमि, हम लोग एक खेत में 2-3 फसल तक लगा रहे हैं एक साल में, तो वो क्या हुआ, एक विकसित संसाधन है। ये सभी विकसित संसाधन के उदाहरण हैं। अगला जो है भंडारित संसाधन, स्टॉक रिसोर्स। जो भंडारित संसाधन होते हैं, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, लेकिन वर्तमान तकनीकी ज्ञान, आर्थिक संसाधनों एवं उपयुक्त तकनीक के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। भंडारित संसाधन स्टॉक रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, हम जान रहे हैं कि वो बेहतर हमारे लिए एक संसाधन हो सकता है, लेकिन उसका उपयोग हम मानव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है, बेहतर उपयुक्त तकनीक भी नहीं है।
टेक्नोलॉजी है ही नहीं हमारे पास कि उसे बेहतर से बेहतर हम लोग उसका उपयोग कर सकें। हाँ, लेकिन इस पर मानव वैज्ञानिक जो है काम कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर हमें इसे उपयोग करें, क्योंकि हम जान रहे हैं भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर संसाधन है। उदाहरण में जल, जो कि H2O से बनता है, हाइड्रोजन का 2 अणु, एक ऑक्सीजन का अणु, दोनों मिलकर एक जल का एक अणु बनता है। तो जो हाइड्रोजन है इसमें हमारे भविष्य के लिए एक बेहतर ऊर्जा है। हाइड्रोजन का हम लोग जान रहे हैं, हाइड्रोजन जो है ऊर्जा में बहुत ही बढ़िया काम आ रहा है, आ सकता है, लेकिन अभी तक हम लोग जल से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन यह तकनीक विकसित हो जाएगा कि जल से H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, तो हाइड्रोजन जो है वर्तमान में इनका उपयोग संभव नहीं है, लेकिन जो भविष्य में उपयोग होगा वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो H2 क्या है? जल का अस्तित्व ज्ञात है, लेकिन इसका वर्तमान में उपयोग नहीं है हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि कहीं थोड़ा बहुत हो रहा है सीमित उपयोग, लेकिन तकनीक अविकसित है। कहीं थोड़ा बहुत हो लेकिन अविकसित है। उन्नत तकनीक की जरूरत है, तकनीकी विकास के लिए बेहतर तकनीक चाहिए, तब तकनीक विकसित होगा तो हमारा बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पन्न होगा। भविष्य की संपदा है ये, बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उत्पादन होगा, जो कि एक भविष्य की ऊर्जा है। इसलिए ये क्या है? भंडारित संसाधन है। तो भंडारित संसाधन का अगर जो परिभाषा पूछेगा एग्जाम में, तो आप क्या कहिएगा कि यह है, तो हम जान रहे हैं कि भंडारित संसाधन जो है हमारे लिए बहुत बेहतर संसाधन हो सकते हैं, लेकिन जो है मानव तकनीक, मानव ज्ञान और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगला जो है संचित संसाधन, रिजर्व रिसोर्स। जो संचित संसाधन है इसको पढ़ लेते हैं। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडारित संसाधन के ही अंश हैं, जिनकी मात्रा और गुणवत्ता ज्ञात होती है तथा वर्तमान तकनीक की सहायता से उनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरी तरह उपयोग में नहीं लाया जाता है, बल्कि सुरक्षित या संचित रखा जाता है। संचित संसाधन या रिसोर्स रिजर्व कहते हैं। तो जो संचित संसाधन है एक्चुअल में भंडारित संसाधन का ही एक अंश है, जिनकी मात्रा हमें पता है, गुणवत्ता भी पता है, लेकिन इसे हम लोग संचित रखे हुए हैं। ठीक है, इसका उपयोग दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि बांध बनाकर हम लोग नदी का जल रोक लेते हैं और एक डैम के तहत रखे हुए रहते हैं। उस डैम से कई नहरें निकालकर हम खेतों के सिंचाई के लिए गर्मी में, जैसे बारिश नहीं हुआ, धान की खेती में बारिश नहीं हुआ, धान की खेती है, तो उन नहरों से हम लोग धान की खेती को सींचते हैं। तो उसके बाद पर्यावरण संरक्षण और भविष्य के लिए सुरक्षित पर्यावरण, जो पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, उसका संरक्षण करना, उसे भी भविष्य के लिए हम लोग सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद खनिज संसाधन, बहुत सारे खनिज संसाधन को हम लोग सुरक्षित रखे हुए हैं, नहीं निकाल रहे हैं। जैसे झारखंड का कोयला की बात अभी हम लोग कर रहे थे, तो पूरा कोयला का उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं। अगला जो बिंदु है आज के अध्याय का, संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स। संसाधनों का विकास, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितना ही हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता बनाए कौन? संसाधन। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। मानव संसाधनों के विकास के लिए योजना बनाने के बदले में इनका अंधाधुंध उपयोग किया। परिणाम स्वरूप संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न करता है। अब यह है कि संसाधन तो हम लोग जान रहे हैं कि प्रकृति की देन है, इसका उपयोग किए जाओ, लेकिन संसाधन भी सीमित है हमारी पृथ्वी पर। इसका ज्यादा दोहन करोगे, ज्यादा उपयोग मानव करेगा, तो ये समाप्त हो जाएगा एक दिन संसाधन। जब मानव संसाधन समाप्त हो जाएगा, तो क्या मनुष्य
या कोई जीव जंतु पेड़ पौधे इस धरातल पर रह पाएंगे या होंगे, इन सभी का अस्तित्व जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो जो हम अभी वर्तमान में अविवेकपूर्ण रूप से संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उससे अनेक समस्याएं इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुई है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या समस्या है? कुछ व्यक्तियों द्वारा संसाधनों का संचय, लालचवश कुछ व्यक्तियों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, जिसके कारण समाज में संसाधनों का असमान वितरण हुआ है। इससे अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होते जा रहा है, इनके बीच में एक खाई बन गया है। देखें यहां पर एक तस्वीर है, इसमें जो है संसाधन एक व्यक्ति जो है संसाधन के विषय में जानकारी प्राप्त हो गया कि संसाधन यहाँ बहुत ज्यादा पृथ्वी पर, वो संसाधनों का दोहन करना शुरू किया। एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा संसाधन हो गया, वो क्या हुआ, उस व्यक्ति उसका परिवार, उसका समाज बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, संपन्न हो गया, वो धनी वर्ग कहलाने लगे। वहीं जो दूसरा परिवार था वो गरीब कहलाने लगा, उसके पास संसाधनों की कमी हो गई। ठीक है, तो ये जो है संसाधनों का दोहन एक व्यक्ति के द्वारा हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर समाज में गरीब और अमीर का एक खाई बनते जा रहा है या बन गया है। दूसरा क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? दूसरा समस्या वैश्विक पारिस्थितिकी संकट, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई है, जैसे भूमंडलीय उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन, जैव विविधता का विनाश इत्यादि जो है संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन से हुआ है। हम लोग क्या किए, ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसका दोहन इतना ज्यादा किए कि आज का प्राकृतिक जो है, आज का जो हमारा पर्यावरण है कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। ये पहले का पर्यावरण है दृश्य, ये आज का पर्यावरण दृश्य है जो कि बदल गया है। इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हुई? वैश्विक तापमान में वृद्धि हो गया। आज देख रहे हैं हम लोग बहुत ज्यादा तापमान बढ़ते जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। उसके बाद ओजोन क्षरण, हम लोग जान रहे हैं कि जो ओजोन परत है वो जो है समताप मंडल के ऊपर जो ओजोन परत है वो समाप्त हो रहा है, उसमें छेद हो रहा है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, उससे स्किन कैंसर और कई प्रकार की बीमारियां मानव और जीव जंतुओं को हो रही हैं। उसके बाद वायु प्रदूषण होने लगा, जल प्रदूषण, अभी यमुना की बात कर रहे थे, यमुना नदी क्या है, प्रदूषित हो गया पूरी तरह से। मृदा क्षरण, मृदा जो है उसकी उर्वरता शक्ति कम होते जा रही है। हम लोग इतना ज्यादा रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण असमान ऋतु परिवर्तन, ऋतु में जो है परिवर्तन, हम लोग जानते थे कि जेठ आते यानी कि मई में मौसम बदलने लगता है और जून 1 से 15 जून तक जो है बारिश आ जाती थी, लेकिन अभी तक जो है बारिश हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है हम लोगों का कृषि क्षेत्र, हम लोगों का जो कृषि जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तीसरा जो हम लोगों को नुकसान है, तीसरा जो हम लोगों को संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन से नुकसान है, संसाधनों का समाप्त होना, अनवीकरणीय संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से इनके समाप्त होने का खतरा बढ़ गया है। यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य की पीढ़ियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जो हम लोग इसका संरक्षण नहीं करते हैं, इसका सतत उपयोग नहीं करते हैं, तो ये जो है बहुत माने भविष्य में समाप्त हो जाएगा और इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा? आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले बच्चों को या उनके बच्चों को ये झेलना पड़ सकता है। तो सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करती है। सतत विकास इसी को कहते हैं बच्चों, कि जो हम लोग उपयोग करें संसाधन, उसका तो उपयोग करें, लेकिन उतना ही उपयोग करें जितनी हमारी आवश्यकता है, जरूरत है। उससे ज्यादा उपयोग करेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी जो है उन लोगों को समस्या होगा, और वो जो है संसाधन का उपयोग तो दूर की बात है, वो जानेंगे, सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे कि इस प्रकार के संसाधन थे।
ठीक है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो समाप्ति के कगार पर धीरे धीरे पहुंच रहा है, और समाप्ति के कगार पर पहुंचने के कारण आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद शायद पेट्रोल बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो जो 50 साल के बाद जो पीढ़ी हमारी आएगी, वो पढ़ेंगे पुस्तकों में कि इस तरह का एक पेट्रोल हुआ करता था, डीजल हुआ करता था, जिसका उपयोग हमारे पूर्वज गाड़ी चलाने में, प्लेन चलाने में इत्यादि में करते थे, या फिर इंडस्ट्री चलाने में इसका उपयोग करते थे। तो हमें कल्पना करना है, हम कल्पना करें कि तेल मीन्स पेट्रोल डीजल संसाधन खत्म होने पर है, इनका हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। ये पेट्रोल डीजल जो है वो खत्म होने पर है या खत्म हो गया है, तो इसका हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। तो क्या होगा? सबसे पहले तो परिवहन व्यवस्था प्रभावित होगी, बिल्कुल गाड़ी वाड़ी सब बंद। कोरोना काल में कैसे गाड़ियां बंद हो गई थी, लोग पैदल चलना शुरू कर दिए थे घर से, साइकिल है तो साइकिल से चल रहे थे, रेल बंद, प्लेन बंद, मोटर गाड़ी, बस, ट्रक, सारी गाड़ियां बंद, सारा व्यवस्था, सड़क जो है सन्नाटा हो गया था। उसी तरह का कुछ स्थिति उत्पन्न हो जाएगा अगर जो पेट्रोल अचानक से समाप्त हो जाए तो उसके बाद समस्या क्या आएगी? कृषि क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। कृषि क्षेत्र क्या प्रभावित होगा? कृषि जो होता है ट्रैक्टर से या फिर हार्वेस्टर से, सिंचाई के लिए बहुत सारे उपकरण उपयोग किए जाते हैं, जिसमें कि केरोसिन, डीजल, पेट्रोल इत्यादि का उपयोग किया जाता है, और ये हमें मिलना बंद हो जाएंगे तो कृषि भी प्रभावित होगा। फिर से हम लोग जो है बैल और हल से खेती करेंगे, तो जो आज का उत्पादन है वो उत्पादन प्रभावित होगा। वो आप समझ रहे हो कि ट्रैक्टर से या हार्वेस्टर से जो उत्पादन कर रहे हैं वो ज्यादा उत्पादन हो रहा है, ज्यादा खेतों को हम लोग जोत पा रहे हैं। वो फिर से बैल और हल से हम लोग जोतेंगे तो वो बहुत ही कम हो जाएगा, जिसके कारण उत्पादन भी प्रभावित होगा। उसके बाद जो आर्थिक प्रभाव आएगा, क्योंकि जो गाड़ियां सामान ढो रही है वो गाड़ियां हमें मिलेगी नहीं। ट्रक जो सामान ढो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लो कि कोई वस्तु गया से रांची जा रहा है और ट्रक में वो सामान 1000 में आपको रांची पहुंचा दे रहा है। वही अगर जो पेट्रोल समाप्त हो गया तो उसका वैकल्पिक जो है हम लोगों को फिर बैटरी वाले इलेक्ट्रिक गाड़ी या ट्रक का उपयोग करना पड़ेगा। वो जो 1000 रुपया ले रहा था, हो सकता है वो 5000 रुपया ले ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, जिससे क्या हुआ? महंगा हो गया, वस्तु भी महंगा हो जाएगा। ठीक है। अगला जो समस्या आएगा, उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा, इंडस्ट्री सब बंद होना शुरू हो जाएगा। जब उद्योग पर प्रभाव होगा, इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे रोजगार हमें ये इन इंडस्ट्री में प्राप्त होता है। अगला जो प्रभाव होगा, दैनिक जीवन में अनेक कठिनाई, बहुत सारी चीज जो है पेट्रोलियम पदार्थ से बन रहे हैं, जैसे प्लास्टिक, सिंथेटिक कपड़े, पेंट, दवाइयां, अनेक वस्तुएं जो है पेट्रोलियम पदार्थ से बन रही है, तो वो भी हमें प्राप्त नहीं होंगे। वो या तो महंगा हो जाएगा या हमें प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उसके अलावा हमें जो है वैकल्पिक वस्तुएं देखना पड़ेगा। वैकल्पिक अभी देख रहे हैं हम लोग कि बैटरी से चलने वाली कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बहुत सारी आपको ट्रांसपोर्ट का छोटा ट्रक भी बैटरी से चलने वाला, या ट्रांसपोर्ट बस भी आपको जो है बैटरी से चलने वाला, इन सभी गाड़ियों का आविष्कार, और धीरे धीरे लोग उधर जा भी रहे हैं उसके तरफ, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में ये बैठते जा रहा है कि पेट्रोल डीजल समाप्त हो रहे हैं, उसका वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट का हम लोग उपयोग करें। ठीक है। तो क्या है? मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। मतलब संसाधनों का जो दोहन हो रहा है वो पूरे समाज को बराबर से मिलना चाहिए। किसी के पास एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा संसाधन हो या एक के पास बिल्कुल ना हो, तो ये खाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं इसको।
पहला है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ये एक चीज और ये बताएंगे, जानना चाहेंगे कि जो भी अभ्यास प्रश्न है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हमारे अंदर जो ऊर्जा है पढ़ाने का वो ज्यादा बना रहे और बढ़ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बताते जाऊंगा, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे आप लोग। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ये अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। अभी हम लोग जाने हैं कि कोयला जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार समाप्त हो गया तो ये जो है दोबारा हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। उसका दूसरा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा ये पुनः प्राप्त हो रहा है, पुनः प्राप्त हो रहा है, एक बार समाप्त, मतलब ये सुबह हुआ तो सौर ऊर्जा प्राप्त होना शुरू हुआ, फिर शाम हुआ तो सौर ऊर्जा हमें बंद होता है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे, दूसरे दिन जो है सौर ऊर्जा प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अगला है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये सब पिछली कक्षा में हम पढ़ा चुके हैं, सिर्फ उसका क्वेश्चन लेके आए हैं, उसका क्वेश्चन आप देखेंगे, बताएंगे, सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? 200 नॉटिकल माइल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध। डाकू क्या करता है? लूटता है, सब चीज जो देख लेगा, कोई चीज आपके पास बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है तो लूटता है, तो वो किसका संबंध किससे हो सकता है? ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आप खुद ब खुद बता दोगे कि संसाधनों का अनियमित दोहन, बहुत ज्यादा संसाधनों का दोहन ही अनियमित दोहन, एक नियम के तहत नहीं, अनियमित दोहन। ठीक है, वो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध उसी से है। उसके बाद जो है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो वो है, इसका जवाब बताएंगे, आंसर इसका हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा किस प्रकार का है? क्या वो अनवीकरणीय है? क्या जैव है या व्यक्तिगत है? जी नहीं, वो एक नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में कौन प्रवाहनीय संसाधन, प्रवाहनीय, अभी अभी बात कर रहे थे हम लोग कि जो प्रवाहित हो रहा है वो एक संसाधन है। कौन सा संसाधन है? प्रवाहनीय संसाधन है। वो कौन सा हो जाएगा? हवा, नदी इत्यादि जो है प्रवाहनीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित है क्या? समुद्री ऊर्जा है सीमित, समाप्त हो जाएगा एक दिन। सौर ऊर्जा समाप्त हो जाएगा, पवन ऊर्जा समाप्त हो जाएगा? जी नहीं, कोयला जो है एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो ये इस संसाधन जो है कोयला संसाधन एक सीमित संसाधन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन है? कीमती है लेकिन नवीकरणीय संसाधन है। जल, पवन, वन, खनिज। इसका आंसर हो जाएगा वन। जंगल जो है नवीकरणीय है लेकिन बहुत ही कीमती है। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश में किस संसाधन की अधिकता है? पशु, मानव, पवन, जल। यहां पर जल संसाधन की अधिकता है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में जल संसाधन की कमी है, जल ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की, पशु ऊर्जा की। तो हम लोग जान रहे हैं कि सौर ऊर्जा राजस्थान में बहुत ज्यादा है, पशु ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, लेकिन जल राजस्थान में नहीं है, इसलिए जल संसाधन की बहुत ही कमी है राजस्थान में। तो मैं समझता हूं कि ये कक्षा आप लोगों को अच्छे तरह से, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और फिर से इसका जो है आखिरी भाग इस चैप्टर का मैं अगले क्लास में लेकर आऊंगा, लेकिन इससे पहले अगला क्लास जो लेके आएंगे उससे पहले आपको ये दोनों विस्तार से और अच्छे से समझना होगा। और कुछ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट दीजिए तो और भी बेहतर तरीके से मैं लाने का प्रयास करूंगा और ज्यादा एनर्जेटिक होकर लाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।